नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। 24 के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी अपनी मजबूत जड़ें चारों ओर फैलाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अपना कुनबा समेटने में जुटा हुआ है। ऐसे में चुनाव में विपक्ष की ताकत कमजोर होते हुए दिख रही है। तभी तो बीजेपी भी पूरे जोर शोर से विपक्ष को घेरने और 400 पार का दावा करने से पीछे नहीं हट रही। राज्यों में विकास के दावे के साथ मोदी की गारंटी दी जा रही है। नारा दिया जा रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन इस सियासी माहौल में कांग्रेस बेहाल है और ऐसे में बीजेपी का अधिवेशन कहीं कांग्रेस की बची कुची जीत की उम्मीदों पर पानी न फेर दे। स्वागत करें मोदी जी को, जय श्री राम। मोदी जी को, जय श्री राम। राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति की सरकार। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है। अब की बार जीत 400 पार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ वाली सरकार। मिशन शक्ति से देश में नारी शक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संपूर्ण इकोसिस्टम बनेगा। विकसित भारत से विजयी भारत। 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के महाधिवेशन में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। विकसित भारत के संकल्प के साथ अधिवेशन में 400 पार का नारा भी गूंजा और दावा किया गया कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म का लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। इस चुनावी दौर में पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ने तो अपनी सभी रैलियों में 400 पार का नारा बुलंद किया है। बीजेपी 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही कांग्रेस को ये संदेश दे रही है कि जनता के मन में फिर एक बार मोदी सरकार ही है। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे। उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया। तो बीजेपी और कांग्रेस में होड़ इस बात की है कि कौन हिंदुत्व का बड़ा झंडा बरदार है। सभी पार्टियां खुद को हिंदुओं का बड़ा समर्थक साबित कर दूसरी पार्टियों को बैकफुट पर लाने की कोशिश में है। बीजेपी ने भी अपना ट्रम्प कार्ड रखा है और अब बीजेपी खुलकर भाषणों और पोस्टर्स में राम मंदिर का श्रेय ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निर्माण को अस्वीकार कर कांग्रेस ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस को राम नाम की राजनीति करने पर जमकर लताड़ा जा रहा है। आज बीजेपी के अधिवेशन में भी राम मंदिर का मुद्दा उठा और कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई गई। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। बिना देर किए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य
त्वरित गति से चला और महज 4 साल के अंदर श्री राम लला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने। और वहीं अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा बुलंद किया। साथ ही कांग्रेस को राम को नकारने पर कांग्रेस पर हमला बोला। चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। मित्रों, मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और एफिडेविट पर नकारा, बाद में उनको एफिडेविट वापस ले। ट्रिपल तलाक का कानून जो केवल और केवल महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का कानून है, इसका आपने विरोध किया। और वहीं बीजेपी के महाधिवेशन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं ने 2024 में पीएम मोदी को 24 की जीत की गारंटी बताया। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो पहले आपको सुना देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बूथ पर 370 वोट, और इस बार भाजपा कमल के फूल पर 370 सीटों से ज्यादा जीतेगी। ये संकल्प के साथ कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए हम काम करते हैं। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, लोगों को आयुष्मान मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आज संदेश दिया है कि 100 दिन आगामी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव तक चैन से नहीं बैठ करके हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का संकल्प। प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और चुनाव जीतने का मंत्र दिया है, वो मंत्र सार्थक साबित होगा। और मुझे तो लगता है बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार नहीं, बीजेपी 400 पार जाएगी, एनडीए उससे ऊपर जाएगी, क्योंकि लंबे समय के बाद पूरे देश को विश्वसनीय नेतृत्व मिला है। जो कहता है वो करता है, पूरे देश को जोड़ने का काम किया है और विकसित भारत बनाने का जो निर्णय है, वो निर्णय के पक्ष में पूरा देश का नौजवान, देश का किसान, देश का गरीब और देश की महिलाएं हैं, और उसके कारण बीजेपी बहुमत के साथ में जीत कर आई। हम पहले से इस काम में लगे हैं, इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ जीता, मध्य प्रदेश जीता, राजस्थान जीता। अब अभी 3 राज्य पूरा देश जीत कर आएंगे और 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। वहीं 2024 के लोकसभा को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में है। बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहले कार्यकर्ताओं को अधिवेशन में नमो मंत्र दिया गया, फिर उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का भी आयोजन किया गया। तो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया था। बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों, राज्य सरकारों के कामकाज और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र दिया गया है। अधिवेशन में लोकसभा चुनाव से पहले हर मतदाता तक पहुंचने का आदेश दिया गया, साथ ही हर बूथ को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया। कार्यकर्ताओं से युवा, महिला वोटर्स को जोड़ने, सरकारी योजनाओं का प्रचार करने और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करने को कहा गया है। वहीं इस अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि अमित शाह के करीब 1 घंटे के भाषण में क्या खास रहा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने INDIA गठबंधन को पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन बताया। कांग्रेस ने 70 साल के लोकतंत्र को कुचला
कांग्रेस ने राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को 2G, 3G और 4G पार्टियां बताया है। अमित शाह ने घमंडिया गठबंधन को हिंसा फैलाने वाला बताया और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। तो एक वक्त था जब देश में कांग्रेस का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे राज्यों में कमल खिलना शुरू हो गया। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि कौन से वो साल थे जब से कमल का जो उद्गम है वो देखने को मिला। साल 2014 में सिर्फ 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। अब साल 2024 में 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुल मिलाकर 18 राज्यों में एनडीए सरकार सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है। बीजेपी का कहना है कि वो पूरे साल इलेक्शन मोड में रहती है। शायद यही कारण है कि लोकसभा से भी पहले केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं को बैकअप बूस्टअप करने में लगा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अधिवेशन पार्टी की ओर से पहली बार कराया जा रहा हो, बल्कि ये बीजेपी की एक रणनीति का ही हिस्सा है जो कि हर लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिलता है। तो हर लोकसभा से पहले बीजेपी अधिवेशन करती है। 2014 की बात करें, बीजेपी ने रामलीला मैदान में एक बड़ी बैठक की थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी एक महा बैठक आयोजित की गई थी रामलीला मैदान में। पार्टी ने राष्ट्रीय अधिवेशन उस दौरान किया था। और अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव का पिछला सियासी गणित क्या कहता है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, ये बता देते हैं। बीजेपी को जहां 303 सीटें मिली थी, तो वहीं अन्य को 116 सीटें मिली थी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 52 सीटें हाथ लगी थी। तो वहीं डीएमके को 23 सीटें मिली थी, तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें और वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी। वहीं निर्दलीय की बात करें तो उन्हें 4 सीटें मिली थी। तो ये अलग अलग पार्टियों के हम सीट और उनके समीकरण बता रहे हैं कि किस तरह से अब जो सियासी नतीजे हैं बीते चुनाव में देखने को मिले थे। और तमाम राजनीतिक दल भले अपनी तैयारियों में जुटे हुए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, आज कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने संबोधित किया है।